नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। आप टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने स्वभाव के अनुसार हम सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। हमारा व्यवहार हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, इसीलिए ऐसा होता है। इन 3 सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के बारे में सीखेंगे। चलिए अमर से मिलते हैं। आइए मैं आपको अमर के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। अमर के लक्षण: वह अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई छोटे बच्चों पर धौंस जमाए तो वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे तो वह चुप रहता है। जो चीज उसकी है, अगर वह उससे छीन ली जाए तो भी वह कुछ नहीं कहता। वह मन में दुखी होता है, पर कोई उसका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाता। अमर टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। अमर के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर उसके साथ गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1. अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. अमर जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि अमर वहां चुपचाप बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद कमरे से चला जाएगा। अमर शायद अपनी नाराजगी सामने ही नहीं लाएगा। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय व्यवहार कहते हैं। अमर अपने भाई के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वह चुप रहेगा और झगड़े में नहीं पड़ेगा। यह निष्क्रिय व्यवहार का उत्तम उदाहरण है। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। कमरे से बाहर निकलकर अमर घर के दरवाजे पर चला गया और बाहर देखने लगा। उसका दोस्त कुमार उसके घर की तरफ आ रहा था। कुमार ने अमर से एक किताब उधार ली थी और वह उसे लौटाने आया था। किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ गंदे हो गए थे और कुछ पन्नों के कोनों में नोट्स लिखे हुए थे। किताब की ऐसी हालत करने के लिए कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। कुमार अमर से एक और किताब उधार लेना चाहता था। अमर किताब नहीं देना चाहता था, पर जब कुमार ने बार बार आग्रह किया तो उसे जबरदस्ती राजी होना पड़ा। यहाँ क्या हुआ? अमर किताब नहीं देना चाहता था,
फिर भी उसे देनी पड़ी। उसका दिमाग ना कहना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाकर कुमार की इच्छा और भावना को स्वीकार कर लिया। वह झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे दिया। अगर अमर ने कोई बहाना बनाकर शिष्टता से किताब देने से मना कर दिया होता, तो शायद कुमार उसे कहता, क्या तुम एक दोस्त की मदद नहीं कर सकते? यह सुनकर अमर का दिल पिघल जाता और वह किताब दे देता। वह शायद ऐसा ही करता, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपनी भावनाएं और राय आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते। झगड़े और अप्रिय परिस्थितियों से बचकर रहना चाहते हैं। अपने अधिकारों का बलिदान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अनुचित आलोचना सहने के बाद भी माफी मांग लेते हैं और खुद को दोषी समझते हैं। लोग निष्क्रिय व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। अब अमर को अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाना था। आमतौर पर वह अपने मित्र देवराज के साथ क्लास में जाता था। अमर देवराज के घर गया। उसे उम्मीद थी कि वह क्लास में जाने के लिए तैयार होगा, ताकि उन्हें शिक्षक की डांट ना सुननी पड़े। पर देवराज तैयार नहीं था। अमर ने बहुत ही मधुरता से उसे कहा कि क्लास में देर से नहीं जाना चाहिए। देवराज ने इस बात का बुरा मान लिया और कहा, तुम्हें बेहतर दोस्त ढूंढकर मेरी जगह उनके साथ रहना चाहिए। अगर अमर देवराज की गलतियां नहीं बताएगा या फिर अकेले कोचिंग क्लास में चला जाएगा ताकि समय से पहुंच सके, तो क्या होगा? देर से आने के लिए उसे शिक्षक की डांट पड़ेगी, पर उसे दोस्त के साथ रहने की खुशी होगी। देवराज अमर को अपना अच्छा दोस्त समझेगा। लोग अमर का फायदा उठाते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, अपना आत्मसम्मान खो बैठेगा, का शोषण होगा, असहाय महसूस करेगा। इस वजह से उसका जीवन निम्न श्रेणी का हो जाएगा। वह अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। वह अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। उमेश ने एक चित्र बनाया और अमर को दिखाकर उसकी राय मांगी। अमर को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी सही नहीं था, पर वह खुलकर आलोचना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उमेश से नजरें चुराकर बेचैनी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा,
यह अच्छा चित्र है। निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय बताने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे लोग झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे देते हैं। वे जो महसूस करते हैं उसके विपरीत जाकर अलग राय दे देते हैं। अमर ने भी यही किया। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न उत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ कि नहीं। 1. क्या आप अपने दोस्तों की आलोचना उनके सामने कर सकते हैं? 2. उम्र में आपसे बड़ा कोई व्यक्ति जब आपको कोई अनुचित कार्य करने को कहे तो क्या आप उस पर सवाल उठाते हैं? 3. अगर कोई व्यक्ति किसी कम उम्र वाले व्यक्ति पर धौंस जमा रहा हो तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? 4. जब आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो क्या आप चुप रहते हैं? 5. क्या लोग अक्सर आपका मजाक उड़ाकर मजे लेते हैं? क्या आपने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए? जैसा कि मैंने कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। दूसरों की गलती बताने में हिचकिचाना, कोई अनुचित बात मान लेना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या खुद के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे रोक ना पाना, दूसरों को अपना मजाक उड़ाने देना, ये सब निष्क्रिय व्यवहार के उदाहरण हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा और अपने पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आप इस सत्र की मुख्य बातों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों में आत्मविश्वास कम होता है। लोगों को आत्मसम्मान खोना पड़ता है। लोगों का शोषण होगा। लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों के लक्षण: अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई छोटे लोगों पर धौंस जमाए तो वे उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करे तो वे चुप रहते हैं।
जो चीज उनकी है अगर वह उनसे छीन ली जाए तो भी वे कुछ नहीं कहते। वे मन में दुखी होते हैं, पर कोई उनका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाते। क्या अब हम एक और व्यक्ति से मिले? उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा स्वभाव से आक्रामक है। एक, अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। दो, उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। तीन, वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। चार, जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। पांच, जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। कृष्णा टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कृष्णा बिना कुछ करे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? एक, कृष्णा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। दो, कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। तीन, कृष्णा जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वह अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा क्योंकि उसका स्वभाव आक्रामक है। इसीलिए वह अपने अधिकार की सुरक्षा हिंसक रूप से करेगा। आक्रामक व्यवहार वाले लोग एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा का एक दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी। उसने कृष्णा से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई। कृष्णा को यही बात याद आ रही थी। कृष्णा को पता था कि वह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। हमने देखा कि कृष्णा की प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उसने पिछली घटना याद करके कुमार की गलती बताई। कुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना। इसका यह कारण है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक, अपने विचार गुस्से से बताते हैं और वह जताते हैं कि और कोई राय ना तो सही है और ना ही संभव है। दो, दूसरों की भावनाओं और राय की परवाह नहीं करते। तीन, यह सोचते हैं कि उनकी जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार, किसी भी बात के लिए तुरंत बहस या झगड़ा करने लग जाते हैं। 5,
डराने धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आक्रामक व्यवहार वाले लोग एक अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, दो दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा देवराज के साथ कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। देवराज ने पहले कुछ मौकों पर घर से निकलने में देर कर दी थी, जिस वजह से उन्हें शिक्षक की डांट सुननी पड़ी थी। उस दिन भी देवराज को किसी वजह से देर हो गई थी और कृष्णा को गुस्सा आने लगा। वह देवराज के साथ झगड़ने लग गया और उसने कहा कि पहले भी उसकी लापरवाही की वजह से ही उन्हें डांट पड़ी थी। कृष्णा और देवराज के बीच जो रिश्ता है उसका क्या होगा? एक, कृष्णा और देवराज की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। दो, कृष्णा और देवराज के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। तीन, देवराज कृष्णा का आदर करने लगेगा। अगर ऐसी परिस्थितियां बार बार सामने आई तो उनके रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा होगा क्योंकि एक, दूसरों को उसका व्यवहार बहुत आक्रामक और अत्याचारी लगेगा। दो, कृष्णा टीम का एक अच्छा सदस्य नहीं बन पाएगा। तीन, दोस्तों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। चार, दूसरे लोग कृष्णा के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। आक्रामक लोग अपनी बात मनवा कर देते हैं, लेकिन हर बात के कुछ परिणाम होते हैं। उन्हें जो भी चाहिए वह पाने के लिए वह अलग अलग आक्रामक तरीके इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें जो मिलता है उसके लिए उन्हें एक दाम चुकाना पड़ता है। दूसरों के आत्मसम्मान की परवाह न करते हुए वे खुद ऊपर उठने की कोशिश करते रहते हैं। इस वजह से उनके रिश्तों में तनाव आ जाता है। उनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते और वे किसी भी टीम के अच्छे सदस्य नहीं बन पाते। वे अच्छे मित्र भी नहीं बन पाते। उनके कठोर व्यवहार की वजह से वे बिखरे हुए रिश्तों के अजीब से भंवर में फंस जाते हैं। वे खुलकर आलोचना करते हैं और उनकी राय में आने वाले किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति उनका सहयोग नहीं करना चाहते। आक्रामक व्यवहार की वजह से किसी की भी जीत नहीं होती, सबकी हार होती है। हमें यह याद रखना चाहिए। आक्रामक व्यवहार वाले लोग एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। उमेश ने एक चित्र बनाया और कृष्णा को दिखाकर उसकी राय मांगी। कृष्णा को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। अपने आक्रामक व्यवहार की वजह से उसने तुरंत तीखे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि यह चित्र अधूरा है। क्या तुम भूल गए हो कि संतुलन भी कोई चीज होती है? तुम कोई नया शौक क्यों नहीं पाल लेते? आक्रामक व्यक्ति बहस या झगड़ा करने में देर नहीं लगाते।
अपनी बात साबित करने के लिए वे बहस शुरू भी कर सकते हैं। अपनी बात जोर से और पूरी ताकत के साथ बताने में वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। वे ईमानदार होते हैं पर बहुत कटु शब्द बोलते हैं। जब कोई चीज उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वे पूरे जोर के साथ पलट कर जवाब देते हैं और दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और सच्चाई के दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं देते। उन्हें यह लगता है कि वे हमेशा सही होते हैं। उनके व्यवहार से यह बात सामने आती है कि वे दूसरों को निष्क्रिय बनाना चाहते हैं। उनके बात करने का तरीका बहुत ही गुस्से वाला होता है। खुद के अधिकार पाने के लिए वह यह नहीं सोचते कि दूसरे के अधिकार छीन रहे हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आपने आज के सत्र की बातें अच्छी तरह समझ ली है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। आक्रामक स्वभाव वाले लोगों के लक्षण 1. अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। 2. उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। 3. वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। 4. जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5. जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। आक्रामक व्यवहार दिखाने के परिणाम। दूसरों को उनका व्यवहार बहुत आक्रामक और अत्याचारी लगेगा। वे टीम के अच्छे सदस्य नहीं बन पाएंगे। दोस्तों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। दूसरे लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें।
पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। चलिए आज के सत्र की शुरुआत एक रोचक क्रियाकलाप से करते हैं। कल्पना कीजिए कि कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा सामान पड़ा है, जैसे कि लकड़ी की अलमारी। आप में से 5 लोगों को वह अलमारी वहां से हटाकर उसके सामने वाले कोने में रखनी है। आप यह कैसे करेंगे? अलमारी को सरकाने के लिए पहले आप परिस्थिति को समझेंगे, जैसे कि वह कितनी भारी है। फिर आप उसे धीरे धीरे सरकाएंगे ताकि उसे एक सही जगह लाकर अच्छी तरह धकेल सके। फिर उसे सही तरीके से दूसरे कोने की तरफ धकेलेंगे। इसके बाद आप उसे घुमाएंगे और उसे दूसरे कोने में अच्छी तरह लगा देंगे। आइए अब एक और अभिनय करते हैं। परिस्थिति इस तरह है। रविवार का दिन है। सुकुमार का परिवार कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहा है। सुकुमार जानवरों के बारे में एक फिल्म देखना चाहता है जो पास के एक सिनेमा हॉल में लगी है। उसके पापा ने उसे इजाजत नहीं दी, पर अंत में उसने अपने पिता को मना लिया और वह फिल्म देखने चला गया। शुरुआत में उसके पापा तैयार नहीं थे, पर अंत में सुकुमार ने उन्हें मना लिया। आइए इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हैं। अलमारी की जगह बदलना और पिता को मनाना। इन दोनों परिस्थितियों में आपको किसी चीज या किसी व्यक्ति को वर्तमान स्थिति से वांछित स्थिति में लाना था। इन दोनों में कौन सी समानताएं और भिन्नताएं थी? आइए पहले समानताएं देखते हैं। दोनों ही काम कठिनाई भरे थे। आपको योजना बनाकर और कोई तरकीब लगाकर उन्हें करना था। समानताएं। अलमारी की जगह बदलना, पिता से अनुमति लेना आसान नहीं है। योजना की जरूरत है, सही तकनीक की जरूरत है, आसान नहीं है। योजना की जरूरत है, सही तकनीक की जरूरत है। आइए अब भिन्नताएं देखते हैं। भिन्नताएं ये है कि वस्तुओं के साथ काम करते वक्त ताकत का इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, पर मनुष्यों के साथ ताकत का प्रयोग करना अनुचित और अपर्याप्त होता है। किसी भी वस्तु की जगह बदलना किसी इंसान को मनाने से काफी आसान होता है। मनुष्यों के साथ काम करते वक्त भावनाएं, रुचि इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। भिन्नताएं। अलमारी की जगह बदलना, पिता से अनुमति लेना। केवल शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होता है। शारीरिक बल अनुचित और अपर्याप्त होता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है।
इसीलिए वार्तालाप और भाषा से संबंधित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा कि दूसरी परिस्थिति में हमें एक व्यक्ति को उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति से एक वांछित मानसिक स्थिति में ले जाना था। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना था कि हम खुद को नीचा दिखाए बिना यह काम करें। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपनी बात मनवाना। जीवन की ज्यादातर परिस्थितियों में दृढ़ व्यक्ति दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं। आइए हम अभिनय का विश्लेषण करते हैं ताकि हम बात मनवाने के तरीकों को समझ सके। हमने देखा कि सुकुमार इस चीज पर बहुत ध्यान दे रहा था कि उसे अपने पिता से क्या कहना चाहिए और किस तरह कहना चाहिए। उसने बड़ी कलात्मकता से इसकी तैयारी की। कभी उसने तर्क के द्वारा अपने पिता को समझाया और कभी उसने भावनाओं के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उसने कभी भी झूठ या छल का सहारा नहीं लिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि यह सब एक वार्तालाप के रूप में हो रहा था? हम कह सकते हैं अपनी बात मनवाने में ये चीजें शामिल हैं। ध्यान पूर्वक तैयारी करना, वाद विवाद को सही रूप देना, अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझाना, तर्क का प्रयोग करना, झूठ और छल के बिना भावनाओं का प्रयोग करना। क्या अपना काम करवाने के लिए आपने कभी किसी को मनाया है? तो हमने देखा कि किसी को मनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं, रुचि इत्यादि अलग अलग होती है। हमने जाना कि किसी को मनाने में कौन सी बातें शामिल होती हैं, पर किसी को मनाते वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इन बातों के बारे में जानते हैं। अनीता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी छोटी बहन बहुत ही अव्यवस्थित है। वह चाहती है कि उसकी बहन को व्यवस्थित रहने का महत्व पता चले। रोज सुबह वह गंभीरता से अपनी बहन को याद दिलाती है कि उसे व्यवस्थित तरीके से अपने काम करने चाहिए, पर उसकी बहन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। अनीता की गलती क्या है? उसने अपनी बहन की आदत को अच्छी तरह नहीं आंका है, या वो बहुत आलोचनात्मक तरीके से बात करती है, या फिर वह अपनी बहन को सुधारने का प्रयास कर रही है। हमने देखा कि अनीता अपनी बहन के व्यवहार को बदलने के लक्ष्य के पीछे बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है। वह पूरा जोर देकर रोज सुबह एक ही बात रटती है। वह अपने विचार उस पर थोपना चाहती है। उसका प्रयास एक तरफा है, इसीलिए एक आदेश की तरह लगता है। इसमें 2 व्यक्तियों के बीच हो रही प्रक्रिया की कोई भावना नहीं है। उसने अपनी बहन को समझाने या वार्तालाप करने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। हमने इससे क्या सीखा? किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। आइए अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। विजया अपनी गणित की परीक्षा की तैयारी कर रही है, जो कि 2 बजे है। ज्योमेट्री बॉक्स में उसका प्रकार टूट गया है।
उसे 12:30 बजे से पहले नया प्रकार लाने की जरूरत है। अभी 9 बजे हैं। वह चाहती है कि उसका भाई दौड़कर दुकान पर जाए और दूसरा प्रकार ले आए, पर उसका भाई अभी किसी काम में व्यस्त है और 11 बजे के बाद ही दुकान जा सकता है। विजया उसे मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वह तुरंत दुकान पर चला जाए। इस बात से उसके भाई को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब वह यह काम बिल्कुल नहीं करेगा। उसने अपनी बहन से कहा कि परीक्षा के समय स्कूल जाते वक्त वह रास्ते से प्रकार खरीद ले। अब विजया के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे खुद ही प्रकार खरीदने जाना पड़ेगा। विजया जो चाहती थी वह नहीं हुआ। विजया जो चाहती थी वह क्यों नहीं हुआ? विजया अपने भाई को मना नहीं पाई क्योंकि उसका तरीका सही नहीं था। उसे लगता है कि किसी और की राय नहीं माननी चाहिए। जिस व्यक्ति से हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं वह यह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी चिंता को समझकर उसकी राय मान रहा है या नहीं। जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जगह पर अड़े रहते हैं और समझौता नहीं करना चाहते, वे ये भूल जाते हैं कि किसी को मनाना एक तरफा काम नहीं होता। किसी को निपुणता से तभी मनाया जा सकता है जब दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की बात को सुने और समझें। जब वे दोनों बीच का एक रास्ता निकाल लेते हैं तो वे शांति से एक हल ढूंढ पाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो जब लोग समझौता नहीं करना चाहते तब वे अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए, समझौता स्वीकार करना चाहिए। अब हम एक और परिस्थिति देखते हैं। कुणाल और हसन दोस्त हैं। हसन की आदत है कि वह लोगों को चिढ़ाता है। कुणाल ने एक दिन उसे कहा कि वह गलत काम कर रहा है। हसन ने उसकी बात सुनी और अगले दिन वह फिर से दूसरों को चिढ़ाने लगा। कुणाल को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन को कहा कि वह कभी नहीं सुधरेगा। फिर कुणाल ने हसन को सुधारने का प्रयास छोड़ दिया। कुणाल की गलती क्या थी? उसे यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है, या उसकी यह सोच गलत थी कि लोगों को नहीं चिढ़ाना चाहिए, या फिर उसे हसन को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसकी गलती यह नहीं थी कि उसने हसन को सुधारने के बारे में सोचा। लोगों को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए यह बात भी गलत नहीं थी। कुणाल को यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। इसमें दोनों तरफ से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए ये बातें जरूरी हैं। लोगों की बात सुनना, उनकी राय स्वीकार करना, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में बदलाव लाना और नए तरीके से प्रयास करना। अगर बात मनवाने वाला व्यक्ति ही प्रयास करना छोड़ दे तो सामने वाला व्यक्ति भी खुद को बदलने में दिलचस्पी नहीं लेगा। पर निरंतर प्रयास करने से सामने वाले व्यक्ति पर असर पड़ेगा। अपनी बात मनवाने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी होती है। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी बात मनवाना एक कला है।
जिसमें आप लोगों को चापलूसी किए बिना और भीख मांगे बिना उन्हें राजी कर लेते हैं। अपनी बात मनवाने में ये चीजें शामिल हैं: ध्यानपूर्वक तैयारी करना, वाद विवाद को सही रूप देना, अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझाना, तर्क का प्रयोग करना, झूठ और छल के बिना भावनाओं का प्रयोग करना, किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए, समझौता स्वीकार करना चाहिए, आभास होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। सहनशील होना चाहिए। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। रीटा, ठीक है? रीटा, क्या हुआ? मेरी डॉट तो 1 महीने बाद है ना? मगर भाभी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है, तो? अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है? इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना? महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं, तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा, तब तो वो 30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी, तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताओ ना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा, पहले फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा 14 तारीख को। हाँ, अरे भारी पहेली की सहेली, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली। सर, कहाँ है मेरा उपहार? कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन।
इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगली तारीख का अंदाजा लगा सकती हो, समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। पर मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे क्या गोरी, अरे खींचो